ये हमारा अगला चैप्टर था नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो हमने जो इसकी ट्रिक बना रखी है, 511 ब्रिटेन के नाग ही तो थे, 511 ब्रिटेन के नाग, यानी कि 5 से 11 तक नागरिकता। और ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। तो हमारा भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में चर्चा है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में देखते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही हम नागरिकता कहते हैं। भारत में एक हरी नागरिकता है। भारत में कौन सी नागरिकता है? एक हरी, मतलब हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं। राज्यों के कौन है? हम निवासी हैं। राज्यों के नागरिक नहीं है, केवल देश के नागरिक हैं, और राज्यों के हम निवासी हैं। भारत में जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है, जैसे कि मैं यहाँ पर भी बता चुका हूँ। 511 ब्रिटेन के नाग, मतलब ब्रिटेन से ली गई है। 5 से 11 तक अनुच्छेद है और ये नागरिकता है। ओके। और नागरिकता पर पहला जो विवरण दिया था वो अरस्तू ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तू ने। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। अब हम देखते हैं कि भारत की नागरिकता जो है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की जो नागरिकता है वो 1955 पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार जो संशोधन हुआ 1986 ईस्वी में किया गया। 86 नागरिकों को संशोधित किया, ये हमारी ट्रिक है। मतलब कि 86 में हुआ, 1986 ईस्वी में संशोधन हुआ पहला नागरिकता पर। ओके। नागरिक होने के लिए हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिकों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई विदेशी है ना, उसे ना तो आधार कार्ड दिया जाएगा ना पैन कार्ड दिया जाएगा, केवल भारत के नागरिक को ही दिया जाएगा। ओके। अब हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, 5, 6, 7 लाइन से आर्टिकल आ जाते हैं। हम इन्हें आर्टिकल्स को देखते हैं। हमारा आर्टिकल 5 कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता। इसकी ट्रिक यह है कि प्रारंभ पास है और 5, प्रारंभ पास है और 5, प्रारंभ में ओके। प्रारंभ में 5, सबसे पहले प्रारंभ में 5, ऐसे याद हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। प्रारंभ में 5, प्रारंभ में 5 यानी अनुच्छेद 5 प्रारंभ में दी गई नागरिकता। इसका मतलब यह है कि जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर मौजूद थे। जब संविधान बना तो उन सबको नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर मौजूद थे। यानी कि प्रारंभ में नागरिकता, 5 और प्रारंभ दोनों मैच हो रहा है। पी से ही आ रहा है 5 और पी से ही आ रहा है प्रारंभ। ओके। अब हम देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6। पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, लेकिन यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से लोग आए हैं, संविधान बनने से पहले आ गए, पाकिस्तान से लौटकर संविधान बनने से पहले जो लोग आ गए उन्हें तो नागरिकता दे दी गई। मतलब कि जब पार्टीशन हुआ हमारा, जब चले गए थे, लेकिन संविधान बनने से पहले वापस आ गए तो उन्हें तो नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर संविधान बनने के बाद में आएंगे, तो 6 महीने का परमिट रूल लागू होगा। 6 महीने का परमिट रूल यहाँ पर अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6। तो रूल भी कितने का? 6 मंथ का। इससे ये हमें याद रहेगा। ओके। जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद में आएंगे ना, उन पर ये 6 महीने का रूल लग जाएगा। दोबारा देखते हैं अनुच्छेद 5 यानी प्रारंभ में नागरिकता, जो संविधान बनते टाइम यहाँ पर मौजूद थे, भारत के अंदर थे, उन सबको नागरिकता दे दी जाएगी। और अनुच्छेद 6 कहता है 6 मंथ का रूल यानी 6 महीने का रूल, परमिट रूल। पाकिस्तान से जो लोग संविधान बनने से पहले वापस आ गए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जो संविधान बनने के बाद में आएंगे तो उन्हें 6 महीने का परमिट रूल लगेगा। ओके। अनुच्छेद 7 को देखते हैं। अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए, ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है कि संविधान के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब आप कहोगे कि अनुच्छेद 6 में भी यही कह रहा है, 7 में भी यही कह रहा है, लेकिन अनुच्छेद 6 में कह रहा है कि
नागरिकता उन्हें दी जाएगी जो पाकिस्तान संविधान बनने से पहले आए, लेकिन अगर बाद में आएंगे, यहाँ पर बाद जो है वर्ड, बाद में आएंगे तो 6 महीने का परमिट रूल लगेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर रूल की बात नहीं कर रहा है। यह कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ओके, अब आर्टिकल 8 कह रहा है, यानी अनुच्छेद 8, हमारी ट्रिक है कि 8 दिशाओं में भ्रमण, 8 दिशाओं में भ्रमण, हमारा ट्रिक क्या है? 8 दिशाओं में भ्रमण, 8 दिशाओं में भ्रमण। जहाँ आपको 8 याद आएगा, दिशाओं में भ्रमण भी याद आ जाएगा साथ में, अगर आप इसे 5-6 बार भी रिवाइट करते हो, रिपीट करते हो। और मेन चीज़ तो इसके लिए क्या है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 8 दिशाओं में भ्रमण, यानी अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी के करने पर, विदेश में भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भारत की नागरिकता कब समाप्त नहीं होगी? या तो आप विदेश में घूमने जाते हो या विदेश में नौकरी करते हो तो भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगी। और अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप किसी विदेशी देश की, यानी कि जैसे एग्जाम्पल पाकिस्तान की ले लेते हैं, अगर हम पाकिस्तान की नागरिकता ले लेता हूँ मैं जाकर, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ओके, अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वो देश विरोधी कार्य नहीं करते। भारतीयों की नागरिकता कब तक बनी रहेगी? जब तक वो देश विरोधी कार्य नहीं करते। मतलब अगर मैं कोई देश विरोधी कार्य कर देता हूँ, किसी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर देता हूँ, या A to Z कोई भी देश जो जिससे देश का विरोध हो रहा हो, तो भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है, नागरिकता छिन जाती है। ओके, अनुच्छेद 11 कह रहा है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी। नागरिकता को लेकर कोई सा भी कानून है वो संसद बनाएगी। अब संसद ने ये जो जिम्मेदारी है ये गृह मंत्रालय को दे दी है। कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून गृह मंत्रालय बनाएगा, लेकिन यहाँ पर संसद को, अनुच्छेद में, संविधान में ये जिम्मेदारी किसे दी गई है? संसद को। और संसद किसे दे देती है जिम्मेदारी? ये गृह मंत्रालय को दे देती है। ओके, अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं 8 से लेकर 9-11 तक। जैसे 5 में शुरू से देखते हैं, 5 में प्रारंभ में, 5 और प्रारंभ एक वर्ड आ रहा है, एक पी से प्रारंभ, पी से 5। अनुच्छेद 6 में 6 महीने का रूल लागू हो रहा है, तो 6 और 6। 7 में इसका ही रिपीट हो रहा है, बस 7 में कुछ याद करने लायक है नहीं क्योंकि 6 पूरा याद हो चुका। 8 में 8 दिशाओं में भ्रमण, 9, 10, 11, इन 4 को याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। ओके, हमारी ट्रिक ये है कि 8 लोग विदेश में नौकरी करते हैं तो नागरिकता, 9 लोग वहीं नागरिक हो गए अगर, तो नागरिकता गई, और 10 विरोधी काम किए तब भी नागरिकता गई। इसे एक सेंटेंस में देखें, अगर 8 लोग विदेश में नौकरी करने जाते हैं तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी भारत की, लेकिन अगर नौकरी करते करते वहीं की नागरिकता ले ली तो फिर भारत की नागरिकता इन पर रहेगी नहीं। और अगर 10 विरोधी काम कर दिए, मतलब 10 विरोधी काम कर दिए तब भी नागरिकता नहीं रहेगी। तो और 11 क्या कहता है कि 11 नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, और इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? गृह मंत्रालय को, संसद ने। ओके, इस तरीके से हमारे जो 5 से 11 आर्टिकल्स थे ये पूरे हो चुके हैं। अब इसमें कुछ और भी है, उसे भी देखते हैं। अब है कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, नागरिकता किन विधियों से प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता अधिनियम 1955, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि पहले भी कह चुका हूं कि भारत की जो नागरिकता है, नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार जो संशोधन किया गया वो 1986 ईस्वी को किया गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ थी? 5 विधियाँ हैं। ओके, पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण, 5वां अर्जित भूमि। ओके, अब हम इसे एक एक करके देख लेते हैं अच्छे से। मैंने इसकी भी एक ट्रिक बनाई है। जन्म 1986 में और वंश 1952 में। पहले जन्म होगा तो 1986 और वंश बाद में होगा, जाहिर सी बात है, तो 1992।
जन्म 1986 में, वंश 1992 में, जन्म 1986 में, वंश 1992 में। अब हम देखते हैं जन्म के आधार पर, यानी कि 1986 जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी। जो भी बच्चा भारत के अंदर जन्म लेगा तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों, जैसे कि हम सभी। ऐसा नहीं है कि उनके माता पिता विदेशी हैं और जन्म भारत के अंदर हो गया तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी नागरिकता दी जाएगी उन सभी बच्चों को जिनके माता पिता भारत के नागरिक हों, जैसे कि हम सभी। दूसरी ट्रिक क्या थी, क्या जन्म 86 में, वंश 1992 में, तो वंश के आधार पर। अब हम देखते हैं कि दूसरे में वंश के आधार पर 1992 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो। जो बच्चे विदेश में जन्म लेंगे, जैसे कि उसके माता या पिता तो भारतीय है, दोनों में से एक कोई भी, और वो बच्चे जो भारत के बाहर यानी कि विदेश में जन्म ले लेते हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, जैसे कि शेखर धवन। ओके। तीसरा देखते हैं पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब यह है कि इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। कितने साल? 7 साल। इस विधि के द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है, राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। ओके। अब चौथा है देशीकरण। देशीकरण में क्या आता है कि वैसा कोई व्यक्ति जो भारत की किसी एक लैंग्वेज को यानी भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो। भारत के प्रति कैसी सोच? सकारात्मक। वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 वर्ष तक रहा हो। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत के प्रति अच्छी सोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, वो वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, मतलब अच्छा हो, और लगातार जैसे कि 10 साल तक भारत के अंदर रहा हो, जैसे कि टीवी एक्टर्स को मान लेते हैं, पाकिस्तानी कलाकार ऐसे काफ़ी हैं, उन्हें देशीकरण के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। पांचवा है अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाती है। जैसे कि सिक्किम को भारत में 22वां राज्य बनाया तो भारत सिक्किम के लोगों को नागरिकता दे दी गई, और बांग्लादेश के जो परगना ज़िला है उसे भी नागरिकता दी गई है इसी तरह। अब हम देखते हैं कि एनआरआई होता क्या है। एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा लेकिन वो भारत का नागरिक है। ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह नहीं रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, जैसे कि भारत से कहीं विदेश में काम करने चला जाता है लेकिन वो विदेश में 6 माह से अधिक के लिए चला गया हो तो एनआरआई कहलाएगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने को गया तो एनआरआई कहलाएगा। पढ़ाई या नौकरी वगैरह करने के लिए 6 महीने से ज़्यादा के लिए भारत से चला गया हो तो वो एनआरआई कहलाएगा, लेकिन है भारत का ही नागरिक। अब देखते हैं कि ओवरसीज़ नागरिकता। ओवरसीज़ नागरिकता इसे 2005 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया। ओवरसीज़ नागरिकता को 2005 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है, उद्योगपतियों को दी जाती है जो विदेशी नागरिकता ले चुके हैं पहले ही। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़े के भारत आ सकता है। अब ये दी क्यों जाती है? वो पहले भारत का नागरिक था, उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा उद्योगपति है, विदेश की नागरिकता ले ली, लेकिन उसे ओवरसीज़ नागरिकता भारत देगा। ओवरसीज़ नागरिकता भारत देगा कि वो बिना वीज़े के भारत आ सकता है। लेकिन आ क्यों सकता है? क्योंकि वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है। भारत आएगा, भारत के अंदर पैसा खर्च करेगा जिससे भारत की आमदनी बढ़ेगी, इसलिए दी जाती है ओवरसीज़ नागरिकता। लेकिन होता क्या है कि देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा इस नागरिकता को भी समाप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, देश विरोधी कार्य कर रहा है या किसी आतंकवादी गतिविधियों में या किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में, तो उसे ओवरसीज़ नागरिकता के तहत भारत में आने ही दिया जाएगा। इस नागरिकता भी खत्म की जा सकती है। ओके। अब देखते हैं वीज़ा क्या होता है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। जिस देश में जा रहे हो आप, उस देश की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही हम वीज़ा कहते हैं। ओके। पासपोर्ट क्या होता है? अपने देश को छोड़कर जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, इसी को हम पासपोर्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं CAA।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 की नागरिकता कानून को संशोधित कर ये व्यवस्था लाई गई कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक कौन कौन से? हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष कर दिया गया। मतलब पहले 11 वर्ष रहना पड़ता था भारत में नागरिकता के लिए, 5 वर्ष कर दिया गया। ओके। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। अब देखते हैं हम एनआरसी क्या है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण भारत के द्वारा निर्मित एक पंजीकरण है जिनमें उन भारतीय नागरिकों का नाम है जो आसाम के वैध यानी जो असली वास्तविक नागरिक हैं। यह पंजीकरण विशेष रूप से आसाम के लिए ही बनाई गई थी, ना कि पूरे भारत के लिए। ये एक चुनावी मुद्दा बन गया। लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग बांग्लादेश से भागकर भारत भाग आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ना के नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों के द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि आप एनआरसी को लेकर आइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाए। अब मेन मुद्दा यह है कि 1971 ही क्यों, 24 मार्च 1971 ही क्यों? क्योंकि इस टाइम युद्ध हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। युद्ध से पहले जो भारत के थे वो वहाँ के एनआरसी के तहत उन्हें नागरिकता दे दी जाए, लेकिन जो लोग युद्ध के बाद भाग कर आए हैं उन्हें नागरिकता ना दी जाए। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। एनआरसी में रजिस्टर्ड होने के लिए 2 लिस्टों को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से किसी एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 महीने का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना होगा। यदि 4 महीने के बाद आप साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपको साबित नहीं कर पाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाते हैं खुद को, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। इसके बाद हम एनपीआर देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपका परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं। पहले क्या होता था कि जब जनगणना होती थी, माना किसी परिवार के 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों में से 2 सदस्य कहीं और जाकर कार्य कर रहे हैं, तो जब जनगणना वाले आते थे तो जो घर के फैमिली मेम्बर होते थे पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया जाता था जनगणना में। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर 2 लोग रह रहे हैं, मतलब जो काम को गए थे वहाँ आए तो उन्होंने भी वहाँ पर लिखवा दिया अपना नाम। तो फैमिली में तो बस 5 है लेकिन नाम कितने लिख गए? 7। 5 तो फैमिली वालों ने लिखवा दिए और 2 जो वहाँ पर रह रहे थे काम के लिए उन्होंने भी अपने वहाँ पर लिखवा दिए अलग, तो ये 7 हो गए। लेकिन जबकि फैमिली में है कितने टोटल? 5। तो इसके लिए ये बनाया गया। इस आधार पर एनपीआर बनेगा, मतलब जो जहाँ है वो वहीं लिखवाएगा और फैमिली में जिस समय जितने लोग रह रहे हैं केवल वही लिखवाएंगे। इससे सही जनगणना होगी। पहले क्या था कि जनगणना में वृद्धि हो जाती थी क्योंकि लोग डबल लिखवा दिया करते थे। इस आधार पर एनपीआर बनेगा, इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद ही जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा क्योंकि लोग डबल लिखवा देते हैं, इससे जनगणना बढ़ जाती है। ओके, जनगणना की वृद्धि हो जाती है जबकि इतनी होती नहीं है। एनपीआर के बाद ही जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। अगला हमारा चैप्टर होगा भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट 12 से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार। ओके।